तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था ये पूरी बातें। और मैंने आप लोगों को जो डेफिनेशन पढ़ाई थी और डेफिनेशन के बाद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो डेफिनेशन में प्रोसेस वर्ड यूज आ रहा है, यानी फंक्शन जो वर्ड यूज आ रहा है मैनेजमेंट में, उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग से क्या मतलब है, और आप लोगों ने भी समझ लिया। अब यानी मीनिंग तो मैनेजमेंट का क्लियर हो गया, और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसमें हेडिंग डालें हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब अपन पढ़ेंगे क्या? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। और इसको याद करने के देखो कई सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, और इसको याद करने का मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा, इसलिए वरी मत होना किसी भी तरीके से। सबसे पहला फीचर क्या आता है हमारा? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो सबसे पहला फीचर क्या है? ठीक है, पहला फीचर है डायनामिक फंक्शन। पहला फीचर क्या है इसका? डायनामिक फंक्शन। ठीक है, डायनामिक फंक्शन। ओके, तो लिख लो। और अब तो देखो, डायनामिक फंक्शन को आगे समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जैसे कि पिक मैंने साथ में रखी हुई है, ये किसकी पिक है? केएफसी की। अब केएफसी का एग्जांपल देते हुए मैं इसके अंदर आप लोगों को बातें लिखवाऊंगा कि क्यों बोला है मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा फंक्शन। बेसिकली देखो, हमारे हमारे बिजनेस को है ना इफेक्ट डालने वाले बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, अगला चैप्टर जब आपका आएगा वो आएगा प्रिंसिपल, और थर्ड चैप्टर जो होगा ना वो आपका होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि बिजनेस एनवायरनमेंट को असर डालने के लिए, हमारे बिजनेस को असर डालने के लिए खाली एक फैक्टर काम करता है, बड़े सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो हमें हमारे बिजनेस को क्या चीज चाहिए? प्रिडिक्शन करना। जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी हमारे बिजनेस को असर डालते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो भी असर डालती हैं। ठीक है, लोगों का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी असर डालता है। यानी इन शॉर्ट में बात करूं कि मेरे बिजनेस को सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, बड़े सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं मेरे बिजनेस को। तो हुआ क्या था, केएफसी की केस स्टडी समझाता हूं। केएफसी के साथ क्या हुआ? केएफसी का नाम तो आप सबने सुना ही हुआ है। तो केएफसी थी बाहर की कंपनी। अब ये क्या हुआ, जब इंडिया में आई तो यूजुअली ये नॉनवेज देती थी, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, अब जब केएफसी ने अपने आउटलेट्स इंडिया में खोले तो उसने क्या चीज देखी कि केएफसी के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाने वालों के साथ साथ वेजिटेरियन खाने वाले भी बहुत लोग हैं। अगर मैं केवल नॉन वेजिटेरियन को ही बेचूंगी, कंपनी ने सोचा, तो मेरे जो कॉम्पिटिटर है ना साथ के, जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों बेच रहे हैं, उनके सामने मैं फेल हो जाऊंगी। तो बिजनेस ने इन कंपटीटर्स को देखते हुए अपने मेन्यू के अंदर वेजिटेरियन फूड को भी ऐड कर दिया। समझ रहे हो? वैसे केएफसी के अंदर कोई वेजिटेरियन का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर वेजिटेरियन खाने वाले लोग बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए इसको डायनामिक एनवायरनमेंट बोला है। क्यों? क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फ्लेक्सिबल कर देना, ये मैनेजमेंट सिखाता है आपको कि आप देखो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बात बोलता है। ऐसा नहीं कि कोई हर चीज की एक स्ट्रेट स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि आपको ऐसा ही करना है तो ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होता। आप देखो उस चीज के ऊपर कि अगर आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट ये बात कहता है कि नहीं, हमारे बिजनेस के अंदर जो हमने प्रिंसिपल बनाया है या जो हमने अपना नियम बनाया है, अगर उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये बात नहीं बोल रही तो उसको आपको चेंज भी करना पड़ेगा। तो पहला फीचर हमें क्या बोलता है? फीचर मैनेजमेंट का पहला फीचर डायनामिक फंक्शन बोलता है कि आपको अपने बिजनेस को अडेप्टेबिलिटी करना पड़ेगा उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो पहले लिखो बिजनेस इज अ मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। लिख लो, पहले समझा देता हूं फिर। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो मैं सारे कीवर्ड्स लिखवाता हूं आप लोगों को इसके अंदर। तो कीवर्ड लिखवाने से क्या होता है कि जो आप चाहे अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन जहां आप कीवर्ड्स को यूज कर लेते हो ना, तो वहां पर आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, फुल आउट ऑफ फुल आ जाते हैं। ठीक है, डायनामिक फंक्शन। ठीक है, जिनको मैं अलग कलर से लिखता हूं तो समझ लेना उसमें कुछ ना कुछ खास बात है। एंड हैज टू अडॉप्ट एंड हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। एक डायनामिक फंक्शन है और अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ इसको अडेप्ट करना जरूरी है। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढालना जरूरी है।
अब देखो आगे लिख रहे हो, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद, एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट किससे करता है, विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। तो कॉम्पिटिटर्स क्या काम कर रहे हैं उनको देखना जरूरी है, नहीं तो आपके पास कोई नहीं आएगा। मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या कहती है आपको देखना जरूरी है। विच विच कंसिस्ट ऑफ, विद लिख दिया मैंने गलती से, इसको विच करो, विच कंसिस्ट ऑफ, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस, फर्स्ट सोशल फैक्टर, सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर, और थर्ड है पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, अब आगे लिखें, इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इट मस्ट चेंज इटसेल्फ, इट मस्ट चेंज itself and its goal according to changing environment, according to changing environment। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल पर आ जाओ। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको KFC का, KFC हैविंग नॉन-वेज आउटलेट made major changes in its menu to able to survive in Indian market। आ गई ना वही केस स्टडी। इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए KFC क्या काम कर रहा है, KFC के नॉन वेजिटेरियन जो आउटलेट है उसमें उसको अपने मेन्यू के अंदर मेजर चेंजेस करने पड़े ताकि वो जम जाए इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट में वेजिटेरियन खाने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी की पॉइंट है तो ध्यान रखना, हमारा बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और ये सारे पॉलिटिकल सोशल फैक्टर इफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को, इसलिए उससे उस चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हमको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको डायनामिक एनवायरनमेंट बोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखो आगे क्या चीज आती है। अब नेक्स्ट लिखो, देखो आगे, अब नेक्स्ट फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, है ना। लिखो यहां पर सेकंड फीचर है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, अब देखो सुनो, अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस के लिए समझने के लिए आप किसका एग्जांपल लोगे, जियो का। अब देखो जियो का एग्जांपल क्या बात बोलता है, अगर आपको याद दिलाता हूं, देखो पहले आपको समझ लो इस पॉइंट को, फिर मैं लिख पाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मैनेजमेंट का जो सेकंड नंबर का फीचर है वो बोलता है कि हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हर बिजनेस का अपने आप में एक गोल होता है,
किसी किसी का बिजनेस का गोल होता है मार्केट कैप्चर करना, किसी किसी बिजनेस का गोल क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, किसी किसी बिजनेस का गोल क्या होता है, सोशल बेनिफिट डिलीवर करना। यानी हर बिजनेस का अपना अपना गोल है, ठीक है। ओवरऑल गोल देखो सबका होता है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उससे पहले भी गोल चल रहे होते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी आपको अपने प्राइमरी गोल अलग बनाने पड़ते हैं। अब जियो ने पता है क्या काम किया था, मुकेश अंबानी साहब ने क्या काम किया पहले शुरू शुरू के अंदर, आपको यदि याद हो तो, आप लोग बहुत छोटे हो गए उस वक्त, शुरू शुरू में क्या काम किया था, जियो जब आया था, रिलायंस जब आई थी, रिलायंस कम्युनिकेशन जब आया, जियो इंट्रोड्यूस करते ही उसने इंटरनेट 6 महीने के लिए फ्री कर दिया। इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री, सिर्फ सिम खरीद लो। हालांकि बीच में तो सिम के पैसे भी नहीं रखे थे, सिम सिम भी फ्री ले लो, 6 महीने तक इंटरनेट फ्री चलेगा, कॉलिंग भी फ्री चलेगी। तो अब लोगों को क्या लगने लगा, यार 6 महीने तक तो फोन का कोई खर्चा ही नहीं होगा। लोग एयरटेल, वोडाफोन और पता नहीं क्या क्या लेके बैठते थे, सबने अपनी सिम बदली और सबने क्या काम किया, सबने अपनी सिम बदली और सबने क्या क्या काम किया, सबने अपना अपना, सबने ये चालू कर दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? सबने, एक सेकंड मैसेज आ रहा है सर, इंटरनेट नहीं आ रहा, क्लास लैग हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी है तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई रही है, वो समझते चलो। तो लोगों ने अपना जो कनेक्शन बदल बदल के क्या काम किया, सबने जियो ले लिया। तो जियो ने अपने आप में क्या काम कर लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया। और फिर मार्केट कैप्चर जब हो गया, सब लोगों के हाथ में जियो का फोन आ गया, जियो की सिम आ गई। अब जियो ने चार्जेस लगाना चालू कर दिया। पता है लोगों को आदत लग चुकी है जियो की, फिर उसने क्या काम किया, चार्जेस लगाना चालू कर दिया आपके ऊपर। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? तो मैनेजमेंट को क्या बात बोला गया कि गोल ओरिएंटेड है। याद रखना, मैनेजमेंट जब भी होता है तो हर हर बिजनेस का अपना अपना एक गोल होता है, उस गोल के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे जियो का जो था वो क्या था, गोल ओरिएंटेड क्या था, कैप्चर करना मार्केट। चलो अब मैं इसके बारे में आपको लिखवाता हूं, अब मेरी बात समझ में आ जाएगी। जो भी की पॉइंट होंगे मैं उसको अंडरलाइन कर ही दूंगा। लिखो, एन ऑर्गेनाइजेशन, देखो लिखने से क्या होता है, याद हो जाती है बात, और कोई चीज नहीं है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स, an organization has set of basic goals which are the basic reason for its existence, which are the basic reason, which are the basic reason for its existence। भाई किसी भी बिजनेस की एग्जिस्टेंस का बेसिक रीजन क्या है कि उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेसिक गोल होते हैं। अब आप एक बार बताओ, आप मेरे पास पढ़ रहे हो, आपका भी तो कोई ना कोई बेसिक गोल है। हाँ सर हमारा भी गोल है कि 12th क्लास के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आना। तो आपने भी अपना एक गोल सेट किया, उसी पर बेस्ड होकर हम काम कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर है, मैनेजमेंट में भी जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, उस पर मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारा क्या मोटिव होता है, सबके अपने अपने मोटिव होते हैं कंपनी के, उस मोटिव को क्लियर करना चाहिए। द बेसिक गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर। कैसे होने चाहिए बेसिक गोल, सिंपल और क्लियर होने चाहिए। शुड बी सिंपल एंड क्लियर। अब देखो, अब इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन चलें। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो, रिलायंस जियो हैज अ टारगेट टू, टारगेट क्या था, टारगेट टू कैप्चर मार्केट, कैप्चर मार्केट, मार्केट कैप्चर करना इसका टारगेट है। अब फिर से समझ लो, तो देखो मैंने क्या बात बताई, फिर से समझो। मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया है। फीचर है मैनेजमेंट का, एक सेकंड नंबर का फीचर क्या है, हर बिजनेस अपने आप में कोई ना कोई गोल लेकर आता है। किसी बिजनेस का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, किसी बिजनेस का गोल होता है सोशल बेनिफिट डिलीवर करना, किसी बिजनेस का गोल होता है मार्केट कैप्चर करना। मैंने एग्जांपल दिया रिलायंस जियो का। अब रिलायंस जियो का भी एक अच्छा खासा मैनेजमेंट है। उसका क्या गोल था, शुरू शुरू में उसने क्या काम किया, इंटरनेट फ्री कर दिया, सिम फ्री कर दी, कॉलिंग फ्री कर दी, 6 महीने तक उसने सब सब कुछ फ्री कर दिया। उसका क्या टारगेट था रिलायंस जियो का, कि हर आदमी के जेब में एक रिलायंस जियो का फोन आ जाना चाहिए, यानी रिलायंस जियो सबका कनेक्शन सबके पास होना चाहिए। फ्री कर दूंगा तो हर आदमी ले लेगा,
जब आप पहले एयरटेल यूज करते थे तो पैसे पेमेंट करते थे, अगर आपको लगने लगेगा यार ये तो जियो है, ठीक है जियो तो फ्री दे रहा है सब कुछ, तो मैं काय को एयरटेल यूज करूं, 6 महीने तक तो फ्री है ना, अभी क्या टेंशन है, 6 महीने तो काम करो बाद में देखा जाएगा। तो हर आदमी ने क्या काम किया उस समय, रिलायंस जियो की सिम खरीदी और अपने पास रिलायंस का नेटवर्क ले लिया। अब जब एक समय बाद जब ऐसा लगने लगा 6 महीने के बाद रिलायंस को, या 6 महीने तक सबने जितना भी खरीद लेना था सबने ले लिया, अब उसने पैसे अप्लाई करना चालू कर दिया, अब उसने चार्ज करना चालू कर दिया उसको, क्योंकि सबसे पहले टारगेट क्या था, मार्केट कैप्चर कर लो, लोगों को जियो की आदत डला दो। अब लोगों को जब जियो की आदत डल गई, अब उसने चार्ज करना चालू कर दिया। तो रिलायंस कंपनी का अपना कमाने का तरीका था। तो मैनेजमेंट भी आपको ये बात बोलता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, मैनेजमेंट में आपका गोल जो है वो सेट होना चाहिए कि आप किस पर बेस्ड होकर काम करने जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। स्पेलिंग ठीक कर लो, JIO है। चलो अब नेक्स्ट फीचर हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट फीचर आ रहा है मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, अब लिखोगे तभी बात समझ में आएगी, लिखो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, थर्ड नंबर का, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट खाली एक तरफा नहीं देखता, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है वो समझाता हूं आपको। जैसे 2 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल होता है, कितने तरफा देखता है, क्या एक तरफा, दो तरफा, चार तरफा, 7 तरफा, कितने तरफा देखता है। तो वो कहते हैं कई तरफा तरफा देखना पड़ता है मैनेजमेंट को, ऐसा नहीं है। मल्टी डायमेंशनल मतलब है 3 तरीके से तो मैनेजमेंट देखेगा ही। कैसे, मैनेजमेंट को क्या काम करना पड़ता है, सबसे पहले उसको वर्क का मैनेजमेंट करना पड़ता है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा किस चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है, दूसरा करना पड़ता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर पीपल का मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तीसरा किस चीज का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन का, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब आप देखो बात को ध्यान से समझना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क से क्या मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल से क्या मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से क्या मतलब है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कर दो। देखो पहले मैं आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल और ऑपरेशन को समझाऊंगा और फिर उसके बाद इसके बारे में लिख पाऊंगा। देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बात बोलता है, मैनेजमेंट आपको ये बात सिखाता है कि आपको कौन सा वर्क पहले करना है, कौन सा वर्क बाद में करना है। ठीक है, ये आपको बात बताता है। ठीक है, देखो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात बता देता हूं। अब आप कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हो, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे वीवो है ना, वीवो, वीवो कंपनी, जब वीवो कंपनी मार्केट में अपना मोबाइल लॉन्च किया तो उसने क्या चीज मार्केट में सर्वे किया, सर्वे किया पहले मार्केट में पूरा कि लोगों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो उसने क्या देखा, लोग सेल्फी के पीछे पागल हैं। तो उसने क्या काम किया, अपना सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा के ऊपर उसने काम किया और अच्छे से अच्छा सेल्फी कैमरा इनबिल्ट किया सस्ते मोबाइल पर, और बोला कि अपने आप को फेम ही कर दिया, वीवो इज द सेल्फी कैमरा, सेल्फी कैमरा मोबाइल है इसके अंदर। ठीक है, अगर सेल्फी फोन लेना है तो कौन सा लो, वीवो लो, सब ऐसा ब्रांड बन गया था एक। तो क्या किया, कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है ना तो सर्वे किया जाता है पहले, फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। मतलब पहले आप लोगों की रिक्वायरमेंट समझोगे कि लोग क्या चीज चाहते हैं, उसके हिसाब से तो प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। ठीक है, और फिर उसका एडवर्टीजमेंट करोगे कि साहब हमने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रखा है, जिस जो खरीदना चाहता है आए और हमारी दुकान पर खरीद ले, ऐसे ही तो बोलोगे। अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि पहले मैं प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करूंगा, बाद में सर्वे करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। तो तरीका क्या है, पहले आप क्या काम करो, सर्वे करो, फिर क्या काम करो, फिर प्रोडक्ट को डेवलप करो और फिर एडवर्टाइज करो। तो वर्क का मैनेजमेंट है, पहला क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क आपको सीरियल ऑर्डर बताता है। ठीक है, फिर आती है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बात बताता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल आपको ये बात बता रहा है कि किसका काम किसको देना है आपने। मैंने आपको पहले भी इस बात की चर्चा की थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। अब आप एक बार बताओ, घर में
मम्मी पापा अगर आपको छोड़कर गए, ठीक है, बड़ी बहन को छोड़कर गए, छोटे भाई का ध्यान रखना, या आप दोनों भाई बहन बराबर बराबर से हो, ठीक है, मम्मी पापा छोड़कर गए, बेटा आप एक दूसरे का ध्यान रखना, और मम्मी पापा 3 या 4 दिन के लिए बाहर गए, आप वापस आए, तो 2-4 चीजें टूटी फूटी मिल रही है मम्मी पापा को, ठीक है। अब खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, पापा गुस्से में आ गए, मम्मी गुस्से में आ गई, किसने तोड़ा ये? भाई मम्मी पापा पूछेंगे किसने तोड़ दिया शीशा, तो आप लोग पता है क्या बात बोलते हो कि मम्मी इसने, ऐसे दोनों उंगलियां ऐसे होती है, इसने तोड़ा इसने तोड़ा, वो ऐसे बोलेगा ऐसे बोलेगा, है ऐसे ही होता है कि नहीं? फिर ऐसी स्कूल में भी ऐसे ही होता है। स्कूल के अंदर देखो कोई मॉनिटर नहीं है अगर क्लास के अंदर, तो अगर मान के चलो पंखे, पंखों की जो विंग्स होती हैं अगर वो टेढ़ी पड़ी हैं, स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं, तो या तो कोई हैंड रेस करेगा ही नहीं, और या फिर हर कोई एक दूसरे का नाम लगाएगा, इसने किया मैम, इसने किया, इसने किया, इसने किया, मैंने नहीं किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, इसने किया। ऐसे ही होता है ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर मैनेजमेंट आपको ये बात बोलता है कि आप अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करो। अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप एस्टेब्लिश करोगे, किसी को जिसको भी आपको लगता है कि ये इस कैपेबल है, आप उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाओ, ठीक है। कल को काम पूरा नहीं हुआ तो आपने जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है ना, जैसे मान के चलो अगर मैं तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाता हूं कि इतना काम पूरा होना चाहिए, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तो तुम्हें ही डांट लगाऊंगा, तुम्हें ही जूते लगाऊंगा कि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ये बात बताओ आप मुझे। तो यानी रिपोर्टिंग आपको किसको करनी है? आपने मुझे करनी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है उसी को रिपोर्ट किया जाता है। अगर आपको बोला गया छोटे भाई को संभालना, कल को छोटे भाई को कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, वो रोया क्यों, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क बता दिया, आपको पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की पेरिटी बनाई जाती है कि आपको उतनी अथॉरिटी जब दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपको रिपोर्टिंग एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ है, ज्यादा लोग रखे हुए हैं तो कम कर दो, कम रखे हुए हैं तो ज्यादा कर लो, ठीक है। पहचानो कि वहां पर स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या बात बोलता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का जो मिक्सचर होता है ना, वो क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं मल्टी डायमेंशनल का मतलब समझ गए होंगे। मल्टी डायमेंशनल में 3 चीजें आई, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब यही है किसको कौन सा काम पहले और कौन सा बाद में करना है। तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लूंगा जिससे आपको पता रहेगा कि हमें एग्जाम में क्या क्या चीजें लिख कर आनी है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में लिखो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को हाईलाइट कर लो पहले जिससे पता रहे। ये लो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लिखो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। आगे लिखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम aim to manage the work, aim to manage the work, that is which work to be performed at what time, which work to be performed, which work to be performed at what time। अब आप इसको हाईलाइट कर लो। तो इसमें की पॉइंट क्या है? कौन सा काम कब करना है, इस बात की नॉलेज होनी चाहिए आपको। कब आपको सर्वे करना है, कब आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है, और कब आपको उसका एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट पहले कर दिया, सर्वे बाद में कर लिया तो ऐसा नहीं चलेगा। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल when whenever whenever company
डिसाइडेड टू लॉन्च, whenever company decided to launch, ठीक है, ठीक है ना, a new product, ए, पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, मार्केट सर्वे, मार्केट सर्वे करनी पड़ेगी आपको टू नो द कंज्यूमर नीड, ठीक है, चलो, मार्केट सर्वे टू नो नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, पहला पॉइंट आ गया, समझ में आ गया, मार्केट सर्वे पहला स्टेप। स्टेप टू, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेप टू, डेवलप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, ये स्टेप नंबर 2 हो गया, आपको डेवलप करना पड़ेगा। और स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, अब आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अब आप यही अगर सीरियल ऑर्डर को बिगाड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट है, सॉरी गलती कर दी मैंने, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं यहां तक। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है, कि अगर गड़बड़ हुई तो कौन किसको क्या रिपोर्ट करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में अपन ये सीखेंगे। तो डालो यहाँ पर हेडिंग मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये मल्टी डायमेंशनल के ही हैं सारे। सेकंड नंबर आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ओके, ठीक है जी। लो अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लिखो इट एम्प्लाइज, इट एम्प्लाइज मैनेजमेंट, it implies management of individual that is to allot authorities, to allot authorities responsibilities, ठीक है, to allot authorities responsibilities, आगे आगे बढ़े, and establishing reporting relationship, and establishing reporting relationship, ठीक है। तो अब 3 चीजें इसके अंदर आपने क्या पढ़ी, अलॉट करो अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये होनी चाहिए इसमें 3 चीजें, ये 3 की पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है यहां पर। चलो अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ, क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन और कुछ भी नहीं है बच्चों, वो इन तीनों चीजों का मिक्सचर है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, दोनों चीजों का, तीनों का नहीं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का, ठीक है, मिक्स है।
चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, हाईलाइट कर लेना। सिनेरियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, फीचर में मल्टी डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, तो मल्टी डायमेंशनल के ही पार्ट बता रहा हूँ आपको। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, है ना। चलिए अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में लिखना चालू करो। इट इज इंटरलिंक्ड with both, it is interlinked with both management of people, management of people and management of work। ठीक है, it is linked with both management of people and management of work। ठीक है ना। चलो आगे। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो इसका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में। चलो एग्जाम्पल छोड़ो, बस इतना ही लिखना तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इट प्रोवाइड द इंटरलिंक, ठीक है, इंटरलिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। चलिए चलो अब बच्चों, अब देखो, अब यहाँ तक तो अपन लोगों ने लिख दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक तो हमारे हो चुका है पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं अपन। देखो फोर्थ पॉइंट क्या बात बोलता है, लिखना चालू करो फोर्थ नंबर का पॉइंट। तो इसको और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को एक काम करो, और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिख लो इसके बीच में, फिर फोर्थ पॉइंट लिखवाता हूँ आपको। अब देखो इसके अंदर आप एक एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स, एवरी एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, दिस रिक्वायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच, दिस रिक्वायर, मतलब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है क्या रिक्वायर करता है, इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड आउटपुट, इनपुट्स आर कन्वर्टेड टू डिजायर्ड आउटपुट। तो इनपुट आप रॉ मटेरियल डालोगे और वो आउटपुट बन के तैयार होगा, ठीक है। तो इसी, ये जो इनपुट डाल रहे हो बन के आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट बन के तैयार हो रहा है, यही तो प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को तो अपन क्या बात बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जो क्या काम करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइंड करता है किस एफर्ट्स को, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंबाइंस, किस चीज को कंबाइन कर रहा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब आप खुद बताओ ना, कि जब तक वर्क और पीपल दोनों मिलके साथ में नहीं आएंगे, तो आपको लगता है क्या आउटपुट बन के तैयार हो जाएगा अपने आप? अपने आप हो जाएगा क्या काम बिजनेस के अंदर? नहीं होगा ना। तो पीपल को भी मैनेज करना पड़ेगा आपको, और वर्क को भी मैनेज करना पड़ेगा, तभी तो बन के तैयार होगा। अपने आप बन के तैयार नहीं हो सकता ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आपको। अब देखो, अब लिखा है आगे कि मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। लिखना चालू करो फोर्थ नंबर का पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तीन अपन ने कर लिए फीचर, अब नेक्स्ट फीचर आ रहा है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ओके। और हेडिंग डाल दो इसकी, ठीक है। थर्ड के बाद सीधा फोर्थ आ गए। अब इसके अंदर एक बढ़िया सी पिक डाल देते हैं, जिससे आपको भी समझने में इजी हो जाए, है ना। तो ग्रुप एक्टिविटी कैसे होगी,
जैसे कि मान के चलो इस तरीके की, ये ऐसा टीम वर्क है। अकेला आदमी सोचे कि सारा काम कर लूँगा तो वो अकेला आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकेले प्रिंसिपल मैम सोचे कि मैं पूरे स्कूल को चला लूँगी, तो वो अकेले नहीं चला सकती। तो उसको उसको मैम को कंप्यूटर का टीचर अलग रखना पड़ेगा, फिजिक्स का टीचर अलग रखना पड़ेगा, अकाउंट्स का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, बिजनेस स्टडीज़ का अलग। सारे सब्जेक्ट वो खुद थोड़ा ना पढ़ा सकती हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेटर अलग रखने पड़ेंगे, फीस कलेक्शन वाली मैडम अलग रखनी पड़ेंगी। तो पूरी टीम मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगी। तो एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग लोगों के जो एफर्ट्स होते हैं उसको ग्रुप किया जाता है। तो ये पिक्चर में भी बात बता रहे हैं, पीला बॉक्स बना के लाया, वो ग्रीन, वो ब्लू, सबको जोड़ दिया तो अपने आप में पूरा एक शेप बन के तैयार हुई। तो ग्रुप एक्टिविटी है ये, तो इसको आप लिखो, मैनेजमेंट इज नॉट वन मैन शो। देखो, मैनेजमेंट इज नॉट वन मैन शो। एक वन मैन शो नहीं है ये, समझे? आगे लिखे, एन ऑर्गेनाइजेशन, लिखो एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, an organization consists of diverse individual with different needs। ठीक है, आगे लिखें, इसमें देखो 3 पॉइंट हैं अपने, इसमें लिखो पहले ईच मेंबर join organization for, each member join organization for different purpose। but member of the organization आगे, आगे लिखें, they work together to achieve organizational goals। ठीक है, it required teamwork and coordination। teamwork and coordination। आगे लिखें तीसरे नंबर का पॉइंट, मैनेजमेंट should enable all its members to grow and develop as a need of opportunity change, as need and opportunity change। देखो, मुद्दा तो यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट अपने आप में ग्रुप एक्टिविटी है, खाली एक आदमी नहीं काम कर सकता। हर मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करता है ना, हर एक मेंबर, ईच मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, सबका डिफरेंट पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का।
किसी का मोटिव होता है पैसा कमाना। आज आप एक बात बताओ, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे, वहाँ के एम्प्लॉय बनोगे, आपका मोटिव होता है पैसा कमाना, कि मैं पैसा कमा के चल दूँ। किसी का होता है प्रमोशन लेना, किसी का होता है कि मैं काम सीख कर आऊँ। सबके मोटिव अलग अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? बट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुगेदर, वो जो मिलजुल के जब काम करते हैं तो सबका मोटिव क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हालांकि सबके गोल अलग अलग है इंडिविजुअल, लेकिन ओवरऑल सबका गोल क्या होना चाहिए? कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो, टीम वर्क के अंदर काम हो, कोऑर्डिनेशन में काम हो। ऐसा नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मतलब वही है कि मेरा तो मेरी तो जेब भर रही है ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आज टीचर सोचने लगे, ठीक है, मुझे बच्चों को पढ़ा के क्या मिलेगा, मेरे को तो सैलरी मिल जाएगी ना, तो अल्टीमेटली स्कूल चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा ना। तो वही चीज़ है, हर जिसको ये सोचना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का भला साथ में होना चाहिए। मुझे सैलरी मिल रही है तो मुझे भी पूरा काम करके दिखाना है। मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप एज नीड्स एंड अपॉर्चुनिटी चेंज। उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि एम्प्लॉय का बेनिफिट होना चाहिए। पता लगे मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे रही तो फिर किस काम का? तो फिर क्या एम्प्लॉय को काम करने का मन करेगा? आंसर है नहीं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी।